नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप जानते हैं, जो देख रहे हैं आप हमारे पीछे सीधा लाल चौक दिखाई दे रहा है। ये लाल चौक जो है ये श्रीनगर में काफी पॉपुलर है और श्रीनगर को अगर जाना जाता है तो दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक लाल चौक के लिए और दूसरा डल लेक के लिए, डल झील के लिए। लेकिन डल झील से भी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले न्यूज पॉइंट आज सीधे, जैसा कल हमने वादा किया था कि न्यूज पॉइंट लेकर हम सीधे श्रीनगर से आएंगे। श्रीनगर अगर आए हैं और लाल चौक ना आए और यहां से अगर प्रोग्राम आप तक ना पहुंचाएं तो शायद हमारा आना सार्थक नहीं होगा। और आज हम सीधे यहां पहुंच चुके हैं और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं। दिन भर हम लोग अलग अलग जगहों पे घूम फिर कर आप सबके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, लेकिन उसके अलावा देश दुनिया में जो चल रहा है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। आज आप जानते हैं कि राहुल गांधी सुबह सुबह सीधा करनाल पहुंच गए और बहुतों को लगा कि करनाल में शायद उनकी कोई सभा होगी, इसलिए पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ऐसा नहीं था। राहुल गांधी वहां एक परिवार के बीच पहुंचे थे और अमित नाम का एक लड़का जो अमेरिका में वहां घायल हो गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में है और उससे वादा उन्होंने किया था। जब अमेरिका पहुंचे थे राहुल गांधी तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके परिवार के लोगों से मिलने जाऊंगा, आपकी माता जी से मिलूंगा और बाकी लोगों से भी मिलूंगा, और ऐसा ही करते हुए नजर आए राहुल गांधी। सीधे पहुंचे तो राहुल गांधी की ये राजनीति, रणनीति नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो बहुत परेशान कर रही है और इस पे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और आज उसमें तड़का लगाते हुए राहुल गांधी जब हरियाणा पहुंचते हैं और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित नहीं करते हैं बल्कि एक परिवार में जाते हैं, तो अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी वहां मिल करके क्या कुछ कहते हैं ये सुनेंगे। राहुल गांधी जिनसे मिले, उस अमित की माताजी से जब मिले राहुल गांधी तो अमित की माताजी ने क्या कुछ कहा है ये हम सुनेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन उसके अलावा आज और क्या कुछ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिनों की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं। 21, 22, 23 3 दिन अमेरिका में रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर यह भी आई कि अमेरिका के एक कोर्ट ने भारत को एक समन भेजा है। समन क्या है? पुन्नू हत्याकांड के मामले में भेजा है और इस समन में नाम है अजीत डोभाल का। तो अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका जाएंगे? मामला इंटरपोल का भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा कल हमारे साथी साथ में जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, इन्होंने छेड़ी भी थी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। तो अमेरिका क्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अपने साथ अजीत डोभाल को लेकर जाएंगे, ये भी एक बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उधर तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद है, तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है वो लोगों को काफी पसंद आता रहा है। और अब एक खबर ये आई कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें एनिमल फैट है, उसमें मछली के तेल हैं, एनिमल फैट हैं, ये बताया जा रहा है। और ये बताकर कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू के साथ कौन है? तो बीजेपी है। तो बीजेपी फंसी हुई नजर आ रही है। कैसे बीजेपी ज्यादा फंसी हुई नजर आ रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी चिट्ठी वार चल रहा है। आपने कल देखा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी 17 तारीख को उनके जन्मदिन पर, और चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जरा उन लोगों को रोकिए जो लोग राहुल गांधी के ऊपर जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत गंभीर बयानबाजी है और उस बयानबाजी से देश में आप लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चिट्ठी का जवाब प्रधानमंत्री ने न देकर जवाब दिया था जेपी नड्डा ने, और कल जेपी नड्डा की चिट्ठी को हमने आप तक पहुंचाया था। उस चिट्ठी में उन्होंने एक पैराग्राफ में लगभग पता नहीं 30, 32, 35 या 50 गालियां लिखी थी। उन गालियों को भी पढ़ के सुनाते मन खराब हो गया था, आप लोग जानते हैं। तो ये गालियां भी आप लोग सुन चुके। लेकिन आज उन्हीं, और उसके बाद जयराम रमेश ने चिट्ठी लिख डाली जेपी नड्डा को राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, और आज प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी है और प्रियंका गांधी ने जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी का और कहा है कि एक 82 साल का बुजुर्ग आपको चिट्ठी लिखा, लेकिन आप उस पर थोड़ा भी, आपको जो कुछ करना चाहिए था कोई एक्शन आपकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उधर हरियाणा पहुंचते हैं। सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी 1-2 दिनों में अब जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आज हरियाणा में जब राहुल गांधी पहुंचे
तो राहुल गांधी ने किसी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया। और जैसा शुरुआत में बता चुका हूं कि अमित जो घायल हुआ और अमेरिका के हॉस्पिटल में है, उससे जो वादा राहुल गांधी ने किया था उस वादे को पूरा करने के लिए वो पहुंचे थे करनाल में। और वहां उन लोगों से जब उनकी मुलाकात होती है तो माता जी क्या कुछ कहती है, मिलने के बाद उनकी मां, अमित की मां ने क्या कुछ कहा है, ये जरा सुनिए पहले। उसके बाद इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी और कुछ एक साथी और मौजूद हैं जिनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। आपको बता दूं कि श्रीनगर का ये लाल चौक अभी 7 बजे के घंटा 7 जो टन 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 ये 7 बजा रहा था, तो बिल्कुल एक अलग तरह की स्थिति यहाँ पर, एक अलग जो है वो नजारा यहाँ दिखाई दे रहा था। शाम का वक्त है, 8 बजे के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदल जाती हैं श्रीनगर की, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहेगी कि जैसे हमेशा हम करते आए हैं 8:30 बजे तक, आज भी 8:30 बजे तक इस न्यूज पॉइंट को आप तक पहुंचाएं। कल का वादा आज हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। श्रीनगर का वादा था, श्रीनगर आए हैं, लेकिन इस श्रीनगर से बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। उससे पहले सुनिए अमित करनाल में उनकी माता जी क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। क्या बातचीत हुई और अमित के बारे में क्या बताया उन्होंने? अमित के बारे में ये बताई कि भी मुझसे अमित से मिलकर आया हूँ, वादा करके आया कि मैं घर जाऊंगा। मारे को कोई पता नहीं था। सुबह 5 बजे तो उसके बॉडीगार्ड आए, हम उठाए। फिर 6 बजे राहुल गांधी आए, हम सुन उठाए, हमने कोई पता नहीं था। हमारी दुख भरी कहानी सारी उन्हें सुनी, जड़ में बैठ कर बड़े प्यार था। फिर उन्हें ये कही कहा हमें जरूर कुछ न कुछ सारा लावेंगे, मदद करेंगे। पूरी मदद के बारे में क्या करें। क्या बातचीत हुई और क्या खाया पिया उन्होंने यहाँ? बस एक बिस्कुट सा खाया, चाय पी थोड़ी। तो क्या कह रहे थे अमित की क्या हालत है वहाँ पे, क्या हुआ था उसके? कंडीशन खराब है उसकी काफी। वो कहता राहुल गांधी मारे तो दीर्घाशा दे गया, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुआ क्या था अमित को? एक्सीडेंट हुआ था। तो राहुल गांधी उनसे मिल के आए थे? हाँ, मिल के आया वहाँ। तो फिर आपको कोई दिलासा दिया, क्या मदद करेंगे, क्या करेंगे? कहा का मदद करेंगे, बोला कि खेती बाड़ी में 3 बीघे की डबड़ी थी, वह बेच के यो घर है, यो गिडमी टेक का जब गया था। वैसे ले यो मारा जो किसी ने न्यू कह दिया कि जिसने के पैसे देने हैं अखबार निकल या पैसे दे। तो हम तो सड़क पर बैठेंगे, क्यों पैसे देंगे नहीं। घर अगले का डोंकी के रास्ते गया था? हाँ, डोंकी के रास्ते में 42 लाख रुपया लगा कर गया था। क्या नाम है आपका? दिगमती। तो सुन रहे थे आप यहाँ अमित की माताजी राहुल गांधी से मिलने के बाद जो कह रही हैं। यहाँ देखिए, एक माँ को इससे बेहतर और क्या हो सकता है उसके लिए कि उसका बेटा वहाँ अमेरिका में घायल अवस्था में एक्सीडेंट हुआ, घायल था, और उससे मिलकर राहुल गांधी आए। उन्होंने वादा किया कि मैं आपके परिवार को जाकर आपका पैगाम, आपका मैसेज पहुंचाऊंगा, और राहुल गांधी पहुंच गए सीधे। और लोगों को यही लगा था कि राहुल गांधी गए हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार है, लेकिन चुनाव प्रचार न करके राहुल गांधी एक अलग अंदाज में अमित की मां से मिलते हैं, अमित के परिवार से मिलते हैं, और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। और यहां से सियासत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर वर्धा जाते हैं, वर्धा आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, वहां जाते हैं, और वहां से अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका निकलने वाले हैं। ये सब कुछ तो है, लेकिन इन सब के पीछे कहानी क्या है, इन सब के पीछे राजनीति क्या है, ये जानना जरूरी है। और इधर श्रीनगर में क्या कुछ हो रहा है, चूंकि हम लोग श्रीनगर में हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि आज सुबह जब हम लोग श्रीनगर पहुंचे तो हमारी यही इच्छा हुई कि जरा यहाँ का नजारा देखा जाए। क्या यहाँ पर चुनाव, क्योंकि श्रीनगर में अभी 4 दिनों बाद चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव है, और 25 तारीख को श्रीनगर में, और जिस लाल चौक पे हम लोग, ये लाल चौक है, लाल चौक अपने आप में एक विधानसभा है, इस विधानसभा में भी चुनाव है, लेकिन कहीं भी बैनर पोस्टर कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। ये चुनाव बिहार का, यूपी का या दिल्ली का चुनाव नहीं है दोस्तों, ना ही महाराष्ट्र का चुनाव है। ये चुनाव श्रीनगर का है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर का है, ये चुनाव 370 हटने के बाद का है। और इसलिए भी यहां जानना जरूरी है कि अब ये जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ आज हम लोग पता करके बैठ गए हैं। ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी पहुंचाएंगे, हमारी सहयोगी यहां पर 2 सहयोगी हमारे साथ आई हुई हैं, वो बताएंगी, पूरी टीम है वो बताएगी। लेकिन
देश में क्या चल रहा है और कैसे राहुल गांधी बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का खेल, कैसे राहुल गांधी बिगाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी का खेल, पहले उसको समझते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, दो साथी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ साथी सुनील शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, चाय की चुस्की के साथ में। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है और स्वागत है, इस्तकबाल है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। श्रीनगर के लाल चौक से, लाल चौक, जी हां, बहुत नाम रहा लाल चौक का। इसी लाल चौक से अभी शाम के 7:12 पर आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीधे प्रशांत टंडन जी के पास सबसे पहले आना चाहता हूं। प्रशांत जी, दिन भर से आप हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं? यहां जाएं, श्रीनगर की हम बात करें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का सीधे करनाल पहुंचना और चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचना, कैसे देखा जाए? जी देखिए, राहुल गांधी जिस एंगेजमेंट को कर रहे थे, जो उनका एजेंडा था, पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा, उसकी वजह से ही उनको धमकियां दी गई। वो जो धमकियों का पूरा एक बैकग्राउंड था, वो धमकियों का बैकग्राउंड यही था कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के विमर्श को, यानी कास्ट सेंसस के मामले को, जातिवाद जनगणना के मामले को और 50% की सीलिंग बढ़ाने के मामले को, आरक्षण की, इतना बड़ा कर दिया था कि उनको खामोश करना कि बहुत जरूरी हो गया था मोदी साहब के लिए। ये एक अटेम्प्ट लिया गया, इसीलिए अचानक आप देखिए कि 3-4 बयान एक साथ आ गए, खासकर राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान। विदेश यात्राओं को जरूर बीजेपी जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाती, विवादित बनाती है। इस बार वो कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, और पहले भी नहीं हुए थे, कि राहुल गांधी ने इस पे ना कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि जिस वजह से ये हो रहा है वो काम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी अपने रास्ते पर हैं और इसका जो असर धीमे धीमे हो रहा है, क्योंकि वो मामला इतना बड़ा हो गया, पुलिस में भी कंप्लेंट चली गई, पॉलिटिकल इशू बन गया, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है ये मामला। इसमें बीजेपी अब थोड़ा सा फंसती हुई नजर आती है कि ये बिना मतलब, क्योंकि उनके नेता हैं और बिन बुलाई एक जो है उन्होंने आफत अपने मोल ले ली है कि आप जान से मारने की धमकी, जबान काटने की धमकी नेता प्रतिपक्ष को दोगे। इसका बहुत नकारात्मक असर जनता के बीच में जा रहा है। और आज जब हम श्रीनगर में हैं राजीव जी, और आज दिन भर हम लोगों से मिले हैं, यहाँ पे कांग्रेस को सीटें कितनी आती हैं, नहीं आती, वोट प्रतिशत क्या रहता है, नहीं रहता, आते हैं जी प्रशांत जी, आते हैं उस पे, लेकिन कुछ जानकारी जरा यहाँ और देना चाहता हूँ। बडगांव में, इसी जम्मू कश्मीर बडगांव में बीएसएफ का जवानों से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो खाई में गिर गया है अभी से थोड़ी देर पहले। ये ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसमें 25 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो ये उधर श्रीनगर से दूर बडगांव में और ये 25 जवानों से भरा हुआ एक ट्रक खाई में गिर गया है। अभी अभी ये खबर आ रही है, चूंकि जम्मू कश्मीर में हम हैं और यहां से। और दूसरी खबर, इंपॉर्टेंट खबर, कि उधर महाराष्ट्र में जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो अजित पवार ने अपने लोगों से कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा अनाप शनाप ना बोलें, तो बड़बोलापन न दिखाएं, ये अजित पवार ने कहा है। अपने आप में ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि इधर चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, लेकिन इन चुनावों के बीच जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो बदलती हुई परिस्थिति दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में चुनाव तो बाद में होगा, लेकिन यहां पर जो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव है, आज राहुल गांधी हरियाणा पहुंचते हैं, लेकिन हरियाणा में वो चुनाव प्रचार नहीं करते हैं। क्या इसे राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, या राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कहेंगे, या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये भी कह लें कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि हम सीधे जाएंगे और आपके परिवारजनों से मिलेंगे, अमित के परिवार से मिलेंगे, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया था अमेरिका में, इसलिए वहां पहुंचे। और क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन जो कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, वही कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल है। इन सवालों के साथ सीधे आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं राहुल गांधी की राजनीति और यहां पर चर्चा
श्रीनगर से राहुल गांधी की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में भी राहुल गांधी को लेकर बहुत कुछ कहने वाले लोग हैं। हमारे साथी प्रशांत जी भी बताएंगे, हम भी बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा और हमारे एक साथी और भी हैं, जरा उनसे भी परिचय करवाना चाहता हूं। आइए परवेज भाई, आप भी इस चर्चा में शामिल होइए। और परवेज ऋषि हमारे साथी, और इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा कि राहुल गांधी को लेकर यहाँ क्या माहौल है, कांग्रेस को लेकर क्या माहौल है, कांग्रेस एनसी को लेकर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर इस गठबंधन को लेकर क्या माहौल है, पीडीपी का बाहर रहना क्या एनसी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए फायदेमंद है, ये सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जरा सीधे सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने यहां एक तीर से दो निशाने साध दिए आज करनाल जाकर। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की जो यह कार्यशैली है यही उनको विश्वसनीय बनाती है। राहुल गांधी हर काम में राजनीति नहीं देखते, हर जगह राजनीतिक रैलियां नहीं करना चाहते, हर जगह राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि मानवीय स्तर पर भी, संवेदना के स्तर पर भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और यह जो राजनीति करने का तरीका है राहुल गांधी का, उनको जनमानस में लोकप्रिय बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, जिस विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक और संस्थापनात्मक दोनों रूप से प्रयास करती है। राहुल गांधी अमित से मिलते हैं यूएस में, वह डोंकी के तरीके से रास्ते से वो यूएस में जाने का प्रयास करता रहता है और वहाँ वो घायल हो जाता है। घायल होने पर उससे मुलाकात होती है और वह उसको आश्वासन देकर के आते हैं कि उनके परिजनों से उसकी मुलाकात होगी। तो इस एक घटना ने हरियाणा के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे नहीं, राजनीतिक बयानबाजी के लिए नहीं, राजनीतिक माहौल क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि एक मानवीय स्तर पर आपसे जुड़ना चाहते हैं। और यह जो राहुल गांधी का तरीका है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति खोजती है। कोई भी बात हो उसको राजनीति खोजना है, चाहे वो किसी मुद्दे को ले लीजिए, उस पर आपको बयान दे, इसी तरह की बयानबाजी करनी है। अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे हिंसक बयानों को लेकर के, तो एक सामान्य तरीका था कि आप भी उसका प्रत्युत्तर उसी तरीके से देखते, लेकिन उसका जवाब भी देना नहीं उचित समझा गया। राहुल गांधी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो पत्र लिखा नहीं था खड़ के सामने, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्यों लिख रहे हैं? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो जवाब उनको देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके विपरीत जो राहुल गांधी का तरीका है, यही राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाता है और एक राजनेता के रूप में या एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो जनता से सीधे जुड़ना चाहता है। आज रोहतक पे जाकर के राहुल गांधी ने एक राजनीतिक संदेश भी दे दिया और लोगों से जुड़ने की ही बात कर दी। अब बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी की चर्चा है। स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी ने अपनी पहली ही जनसभा में, यूएस जाने के पहले संभवतः एक सभा उन्होंने यहाँ पर की थी और उस सभा में उन्होंने राज्य बहाली का सीधा आश्वासन दिया था कि राज्य को बहाल किया जाएगा। सुनील जी, दो सभाएं उन्होंने की थी, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। जी, मतलब मैं श्रीनगर की बात, मैं घाटी की बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में 2 सभाएं की थी यूएस जाने के पहले, और उन दोनों सभाओं में उन्होंने राज्य बहाली का आश्वासन दिया था कि सरकार बनाएंगे और राज्य को बहाल करेंगे। इसके अलावा भी इस राज्य को तोड़ने के खिलाफ राहुल गांधी लगातार हमलावर है। देश और दुनिया के किसी कोने में अपनी बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इस देश का दुनिया का पहला उदाहरण है जहां किसी राज्य को तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और तथ्य भी यही है। तो यह जो इस पूरे के पूरे चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में राज्य की बहाली, गोया के राज्य का विभाजन, ये इसको 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश जो हुई, इसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। लद्दाख को अलग किए जाने को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है, और लद्दाख में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। तो राज्य को बांटने और इस बंटवारे को, उसकी स्थिति को समाप्त करने को लेकर के राहुल गांधी के जो वक्तव्य है वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में विमर्श का विषय है। इसके अलावा ने राहुल गांधी ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों से बात कही है, वह लोगों को अपील कर रही है। जो मुद्दे वहां के हैं, जैसे बेरोजगारी एक बड़ा सवाल हो गया है जम्मू कश्मीर में,
इस समय ऐतिहासिक रूप से सबसे 10% के लगभग बेरोजगारी दर है जम्मू की। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए, और जो लोग जिनके कौशल के जिनके अनुभवी लोग हैं, जिनका हस्त कौशल बहुत मजबूत है, जिनके पास इसकी योग्यता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। या इसके अलावा जो किसानों की बात करते हैं, या सेब उत्पादक किसानों की जो उन्होंने बातें कही हैं, तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का एक गंभीर मुद्दा रहा है, उसे भी राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, जिसमें सबसे अहम सवाल है राज्य का बहाली, उसमें राहुल गांधी ने लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। और यह जो उनकी कोशिश है वो लोगों को अपील करती है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये जो बात कर रहे हैं वह उसमें उनकी प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में भी एक इंडिया दल समूह को, मतलब एक बिखरता हुआ जो गठबंधन था, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर जाकर के उन्होंने इस बात की पहल की कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अब याद कीजिए, चुनाव घोषणा के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने उनके आवास पे, उनके घर जाके घंटों बातचीत करके उस एकता को स्थापित की, उस गठबंधन को बनाया। तो ये जो विश्वसनीयता बनी है राहुल गांधी की, वो लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बातों को लेकर के जो उनकी जरूरियात है, उसमें वो गंभीर है। राजनीतिक रूप से उनके द्वारा की जा रही पहल, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर एक खुली प्रतिक्रिया, जम्मू कश्मीर के लोगों से एक तादाद में और एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करने की उनकी कोशिश, अपने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अपने यूएस यात्रा के पहले तक, यह लोगों को राहुल गांधी के प्रति एक अच्छा खासा विकसित किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चर्चा है कि वह इस चुनाव को किस रूप में लड़के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। आपने सवाल किया कि पीडीपी के रहने, सत्ता के बाहर रहने, इस गठबंधन के बाहर रहने से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, पीडीपी की स्थिति बड़ी कमजोर होगी। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इस तरह के चुनाव में एक एक वोट और एक एक सीट की चिंता करनी चाहिए। फिर भी यही पीडीपी है जो 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28 सीटें जीत करके सबसे मजबूत पार्टी थी, और 25 सीट जीतने वाली बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया था। मत प्रतिशत भी इनका 20% से ऊपर था। लेकिन इसी पीडीपी को इसी साल के लोकसभा के चुनाव में जितनी 5 सीटें थी वहां इनकी जमानत जब्त हो गई और मत प्रतिशत गिर के 3 या 4% रह गया। 90 सीटों पर इनको उम्मीदवार भी मिले हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो पीडीपी के लड़ने से कोई बड़ा एक नुकसान हो रहा हो, राजनीतिक नुकसान हो रहा हो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन का, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन परसेप्शन जरूर बनता है कि जो इंडिया दल समूह देशव्यापी रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है मिलकर के, वहां पीडीपी क्यों इनसे अलग हो गई। अगर पीडीपी रहती तो संभवतः और बड़ी ताकत बनती। लेकिन पीडीपी के बीजेपी से निकटता, हाल में उनके द्वारा बनाई गई सरकार, बीजेपी से मिलकर के बनाई गई सरकार, यह उनको एक राजनीतिक नुकसान उनको दे रहा है कि बीजेपी के साथ मिले हुए किसी भी राजनीतिक ताकत, किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी राजनेता को जनता समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे बीजेपी के विरोध में या बीजेपी के समर्थन में राजनीति है, और उस विरोध के प्रतीक के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उसके इर्द गिर्द चुनाव में क्या कुछ चल रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उसके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी आप जानते हैं लाल चौक। इस लाल चौक से सीधे हम न्यूज पॉइंट लेकर आ रहे हैं और यहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं देश की सियासत को। देश की सियासत को समझने में हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ दो साथी। परवेज ऋषि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको बता दूं कि लंबा वक्त इन्होंने पत्रकारिता में गुजारा है, सियासत को भी बहुत नजदीक से इन्होंने देखा है। और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और साथ में अभी आपने सुना सुनील शुक्ला जी को, और अब जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से हमारे साथी धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी का जिक्र हम कर रहे थे और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहाँ किया था, वहां से लेकर अभी तक क्या परिस्थितियां यहाँ हैं। जब उस वक्त जब हम लोग आए थे तो
कुछ युवाओं से हमने बात की थी। राहुल गांधी चल रहा था और एक लगता है कि चलिए ठीक है, एक आंधी आती है या एक मौसम का झोंका होता है, उसका प्रभाव रहता है। सर्दी बीतती है लेकिन सर्दी का प्रभाव रहता है, गर्मी के जाते जाते गर्मी का प्रभाव भी रहता है, बरसात में भीगे हुए उसका भी प्रभाव रहता है। लेकिन अब चूंकि साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया, 1 साल 8 महीने से ज्यादा गुजर चुका है भारत जोड़ो यात्रा के समापन का, क्या आज भी राहुल गांधी का क्रेज यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में वैसा ही है जैसा उस वक्त था, या कुछ बदला है यहाँ पे? मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ कश्मीर आकर जो कठिनाई झेली है पहले भी और आज भी। और दूसरी बात के मुबारकबाद देता हूँ कि आपको भी कश्मीर की जो स्थिति है उसका जहन में आया है, उस चीज को खत्म करने के लिए आप भी कुछ कश्मीर के लिए यहाँ से कुछ संदेश ले जा रहे हिंदुस्तान में। रहा सवाल राहुल जी का, मुझे लगा राहुल जी एक मंचे हुए सियासतदान है। जब से वो यहाँ आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की, उसके बाद से आज तक लोगों के दिलों में राहुल जी आ गए हैं। कुछ इंट्यूशन है लोगों में, एक जो परटर्ब था कश्मीरी, चाहे नौजवान था, चाहे वो ओल्ड एज का था, चाहे वो छोटा बच्चा था, वो परटर्ब था इससे पहले। जब से राहुल जी यहाँ आए भारत जोड़ो यात्रा के समय, और अब यहाँ दूसरी उसने विजिट की, तो लोगों में एक उम्मीद सी जगी, उम्मीद की यहीं पे किसी आइसक्रीम कॉर्नर में गए, यहाँ पर एक आइसक्रीम आगे हैं, तो उसका नाम कुछ आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर है, मतलब इसी लाल चौक पे, लाल चौक की बिल्कुल इर्द गिर्द। वहां पर उसने को लोगों में एक उत्साह है, एक उम्मीद की किरण जाग गई है कि राहुल जी है, राहुल जी कुछ करेगा कश्मीर के लिए, कि जो नेहरू जी ने नहीं किया, जो बाकी अटल जी ने नहीं किया, जो मोदी जी ने नहीं किया, शायद अब उम्मीद है लोगों में, खासकर नौजवानों में, एक राहुल जी की, कि राहुल जी कुछ कर रहे हैं कश्मीर के लिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत जी कि राहुल गांधी को लेकर यहाँ कश्मीर में क्रेज है। और एक जो उस समय आप कह रहे थे, हमारे साथी उधर जुड़े हुए हैं, 3 साथी और जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं, धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं और सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उनके बीच भी आऊंगा। जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की राजनीति एक अलग राजनीति, जिसमें कांग्रेस तो है, उनकी पार्टी है, लेकिन उससे अलग भी यहाँ के लोग राहुल गांधी को देखते हैं, जैसी आज दिन में चर्चा हो रही थी। और जैसा बता रहे हैं परवेज जी, दूसरी बात यहाँ की, जब पीडीपी अब बाहर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कह दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में आखिर क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस ने यहां दरियादिली दिखाई, 51 सीटें दे दी उनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। ये भी एक बड़ा कदम है और राजनीतिक सूझबूझ है कि कश्मीर के लोगों को उनकी सत्ता सौंपने का काम है। तो जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, बजाय कि दिल्ली नेता को थोपे, हाईकमांड कल्चर यहाँ पे आए, यहाँ के नेताओं को तो एक तरीके से बिना घोषणा किए ये घोषणा हो गई कि उमर अब्दुल्ला या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि सीटें इतनी आएंगी, सीटों का अनुपात ऐसा है। दूसरी एक जो बहुत अहम बात यहाँ देखने को मिली आज, देखिए कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस वोट शेयर, नंबर ऑफ सीट से अलावा यहाँ पे राहुल गांधी की एक अलग प्रकार की लोकप्रियता है, और वो भारत जोड़ो यात्रा से पहले की है। भारत जोड़ो यात्रा में वो सीमेंट हुई है। क्यों है ऐसा? देखिए, कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से, बाकी भारत से कई तरीके से कटा हुआ था। एक कैंपेन भी चलता है, प्रोपेगेंडा भी चलता है कश्मीर के खिलाफ। ठीक है, आतंकवाद की समस्या है, लेकिन यहाँ हम लाल चौक में खड़े हैं और ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग छुट्टियां मना रहे हैं। ये इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनको तो सामान्य जीवन मिलना चाहिए, सरकार से वो नहीं मिलता। तो राहुल गांधी ने एक उम्मीद जगाई है कि यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे डेमोक्रेसी को वापस जो है स्थापित किया जाएगा। ये सबसे बड़ी जरूरत है। जब भी रिजल्ट आएंगे राजीव जी, रिजल्ट कौन हो,
ऊपर नीचे सीटें किसकी आती हैं किसकी नहीं आती हम लोग देखेंगे, लेकिन वर्डिक्ट यहाँ की जनता का 370 पे ही होगा कि 370 को हटाना अच्छा था या बुरा था, उसी पर वर्डिक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल 370 पे वर्डिक्ट होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को, उस रिजल्ट में 370 को हटाना अच्छा था या बुरा था, उसका रिफ्लेक्शन उसमें जरूर दिखाई देगा। यहाँ की जनता जो है वो ये भी चाहती है कि कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर जो पहले पूर्ण राज्य था, अब उसका स्टेटहुड जो छीन लिया गया उसे, उसकी बहाली हो, उसको दोबारा लाया जाए। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जून में आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन उसके बाद से ये वादा धीरे धीरे दूर होता गया और अब तो इनका घोषणा पत्र भी आ चुका है। बीजेपी का घोषणा पत्र भी और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आपने देख लिया, पहले चरण का मतदान भी आपने देख लिया, दूसरे चरण का मतदान इसी श्रीनगर में और कश्मीर के अलग अलग एरिया में होना है, जम्मू में भी होना है और उस समय 26 सीटों पे मतदान होना है। उसकी पल पल की रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सीधे आना चाहता हूं धनंजय जी के पास, धनंजय जी से भी समझूं जरा। लेकिन धनंजय जी, कश्मीर की राजनीति, यहाँ की सियासत तो आप हम लोगों के जरिए, दो हमारे साथी इनके जरिए आप सुन रहे हैं, जरा मैं महाराष्ट्र की सियासत आपके जरिए समझना चाहता हूं। क्या कारण है कि आज अजीत पवार को अपने ही सहयोगियों को कहना पड़ा कि कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा इधर उधर की बातें न करें? पहली बात। दूसरी बात ये भी समझना चाहता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में थे तो उन्होंने और वहां से क्या पैगाम दिया है और आखिर क्या कारण है कि अब बार बार महाराष्ट्र जाने की जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हालांकि कल से वो अमेरिका में रहेंगे और राहुल गांधी की राजनीति आप देख रहे हैं और इससे कितने परेशान नजर आते हैं प्रधानमंत्री। धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये है कि आपने जो कहा कि अजीत पवार जी ने क्यों ऐसा कहा। देखिए, अजीत पवार जी के वोटर वही हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं या जो एनसीपी शरद पवार के वोटर हैं। कांग्रेस और शरद पवार जी दोनों एक ही हैं, एक तरह से समझ लीजिए, अलग हो फिर भी दोनों धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हैं, दोनों एक चीज पर। शिवसेना में जो टूट हुई और एक नाथ शिंदे जो उस तरफ गए, तो शिवसेना में ढेर सारे लोग जो हिंदूवादी थे वो साथ चले गए, तो वो कंफर्टेबल है। राहुल गांधी पे हमला कीजिए, कंफर्टेबल है वो। लेकिन अजीत पवार कंफर्टेबल इसलिए नहीं कि उसके वोटर को बोलना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है बार बार। इसके पहले भी बोल चुके हैं वो, जाति गणना को लेकर के वो बात कर चुके हैं बहुत पहले। आपको याद होगा, हमने आपके चैनल पे भी कहा था कि जाति गणना को लेकर के भी अजीत पवार बोल चुके हैं कि बिहार का फार्मूला यहाँ लागू किया जाना चाहिए। अब जो नरेंद्र मोदी जी आए, इनके पहले गृह मंत्री जी आए थे, वो तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ बदल नहीं रहा, इसलिए कि बीजेपी के पास बदलने के लिए कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ आकर के वो क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत को हटाएंगे मोहब्बत की दुकान से। वो कह रहे हैं नफरत का भूत घुस गया है। फिर वो कह रहे हैं कि आज कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने अंतिम सांस ली है। तो जिस गीता को पढ़ के आए उसमें आत्मा कभी नहीं मरती लिखा हुआ, अंतिम सांस कैसे देशभक्ति की आत्मा ले रही है वो मोदी जी बताएंगे। फिर वो बोलते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी है। तो 10 साल क्या कर रहे थे आप? 10 साल में भ्रष्ट में से कितने लोगों को पकड़ा? आपने कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया, तो महाराष्ट्र के लोगों ने देखा कि आरोप लगा करके उसको अपने साथ ले आए, मतलब डराने के लिए आपने आरोप लगाया। सचमुच कुछ नहीं था आपके पास, जैसे हेमंत सोरेन के पास कुछ नहीं निकला उनके लिए, जैसे केजरीवाल के लिए कुछ नहीं निकला आपके पास। फिर ये कह रहे टुकड़े टुकड़े गैंग। भाई देश में टुकड़े कौन कर रहा? मणिपुर में किसने टुकड़े किए? मैतेई समाज और जो कुकी समाज, नगा कुकी समाज है, उसके बीच कौन खाई खोदा है? यादव और मुस्लिम को लेकर के, या यादव और राजपूत के बीच खाई किसने खोदी उत्तर प्रदेश में? उसके बाद जम्मू कश्मीर हो या देश का बाकी हिस्सा हो, हिंदू मुसलमान किसने किया है? टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? फिर वो कह रहे हैं शहरी नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है। शहरी नक्सली मतलब क्या होता है? 10 साल में आप नक्सली ढूंढ नहीं पाए। तो ये जो सारी बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ये आरक्षण को लेकर के जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर के कहा, भ्रम फैलाया,
वो कह रहे हैं गणपति को लेकर के कह रहे हैं कि गणपति में हम आरती उतार दे, आरती के लिए क्या चले गए पूजा कार्यक्रम में, हमको कह दिया तुष्टिकरण की बात करने लगे। तो तमाम मसले वो वही पुराने बोल रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो आपको बताना चाहिए था, पिछली बार जो माफी मांग के गए थे तो माफी मांग के जाने के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ ये तो बताते कि भाई माफी मांग के गए थे और इसके बाद ये प्रोग्रेस हुआ, हम ये जांच कर पाए। कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तिरुपति बालाजी को लेकर के जो मामला चल रहा है, उनके लड्डू को लेकर के उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री वही सारी चीजें बोल रहे हैं जो पूरे देश में घूम घूम करके पिछले 14 साल से बोल रहे हैं। कुछ नया नहीं है उनके पास बोलने के लिए, और ये सबसे बड़ी खराब बात है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी बात रख रहे हैं और कहीं न कहीं वो राहुल गांधी की राजनीति पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं वैसी राजनीति से पार पाना नरेंद्र मोदी के लिए आज की तारीख में शायद बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने अंदाज में अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, और उसका असर जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो यहाँ भी श्रीनगर में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले आपने सुन लिया हमारे साथी परवेज ऋषि जो बता रहे थे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और उनके अलावा प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी हो या उससे पहले के राहुल गांधी हो, राहुल गांधी की एक अलग राजनीति चलती रही है। लेकिन अब उसके बाद उस राजनीति में और निखार हमने देखा है और उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। जबकि कांग्रेस पार्टी उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही जितनी सीटों पर उसकी सहयोगी एनसी लड़ रही है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का फायदा, उनकी लोकप्रियता का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलता हुआ, उमर अब्दुल्ला को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। ये सही बात है कि जो राहुल जी का यहाँ आना, राहुल जी का कम सीट पे इलेक्शन लड़ना, और इसका फायदा पॉजिटिवली नेशनल कॉन्फ्रेंस को जा रहा है, उमर अब्दुल्ला को जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला को जा रहा है, और जो भी नेशनल है उसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको ये फायदा जा रहा है। जितने बार भी यहाँ राहुल जी आएंगे, क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट चल रही है, कोalition की गवर्नमेंट बनेगी, आने वाली है, और इससे बहुत ज्यादा फायदा एनसी को मिलेगा, और एनसी को ही नहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा, और लोगों को फायदा मिलने वाला है इंशाल्लाह। अगर राहुल जी फिर यहाँ आएंगे, फिर एक लोगों में एक नया ही जोश पैदा होता है राहुल जी के आने से। बिल्कुल, राहुल गांधी जब आते हैं, और अभी चुनाव प्रचार में अभी फिर से राहुल गांधी को आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ से जो दूसरी हम राजनीति देख रहे हैं, और दूसरी राजनीति क्या है? दूसरी राजनीति ये है कि देश में दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, और चुनाव जो है वो खासकर हरियाणा के अलावा अभी और भी राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको भी देखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं, जब आप यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर हम लोगों की रिपोर्ट, लेकिन उसके अलावा जो देश में राहुल गांधी की सियासत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई में इस बार तकरार बहुत ज्यादा है, और इस तकरार में किसकी जीत और किसकी हार होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप कैसे देखते हैं इन दोनों के बीच के आर पार की लड़ाई को, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की आर पार की लड़ाई को, अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, उसको अगर आप बीजेपी के नजरिए से देखें, चाहे कांग्रेस के नजरिए से देखें या एक आम आदमी के नजरिए से देखें, हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लड़ाई में हारते हुए नजर आते हैं। और जो अभी जो चिट्ठियों का दौर चला राजीव जी, और उससे पहले जो धमकियों का दौर चला, उसके बाद तो ये और साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ये लड़ाई हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इस बात को प्रधानमंत्री खुद समझ रहे हैं कि वो लड़ाई हार रहे हैं। आप देखिए, कल ही जेपी नड्डा ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को, और एक तरीके से उन्होंने इस बात को ऑन किया कि हाँ, जो राहुल गांधी को धमकियां दी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की शय पर ही दी जा रही है। एक तरीके से उन्होंने अपनी चिट्ठी में इसको स्वीकार किया, और ये भी स्वीकार किया कि चूंकि नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही है, उनका ब्रांड बिगड़ता जा रहा है, इसलिए ये धमकियां दी जा रही है। लेकिन जो इस तरीके से कल जेपी नड्डा की चिट्ठी आई, तो उस पर समझा यह जा रहा था कि जो लोगों का सोचना था कि शायद राहुल गांधी अब देखें इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। राहुल गांधी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और आज ही राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के करनाल पहुंच गए, हरियाणा के करनाल में, और एक छोटे से गांव में वहां सीधे सीधे पहुंच गए।
सुबह 5 बजे उनके बॉडीगार्ड्स पहुंच गए और 6 बजे राहुल गांधी खुद पहुंच गए और वहां उस परिवार से मिले जिस लड़के से मिलकर वो अमेरिका में आए थे। आप देखिए राजीव जी, हरियाणा में जो एक कबूतरबाजी है या डंकी के रास्ते जो जाने का मसला है बेरोजगारी का, वो एक बड़ा मसला है हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में। राहुल गांधी हरियाणा तो पहुंचे, करनाल पहुंचे, लेकिन चुनाव के संबंध में उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की, किसी भी तरीके का कोई चुनावी उन्होंने संकेत नहीं दिया। उस परिवार से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उन परिवार के लोगों के साथ फोटो खिंचाया। बल्कि जो और भी आस पड़ोस उसके 5-6 परिवार थे जिनके बच्चे इस तरीके से गए हुए बाहर, उनके परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की। यानी कोई राजनीतिक एजेंडा उन्होंने वहां नहीं चलाया, लेकिन इसके जरिए राजनीति राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त राजनीतिक पटखनी दे दी। और ये पटखनी इस तरीके से दी कि आपकी धमकियां असर नहीं कर रही हैं, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उस पर चलता रहूंगा और आपकी धमकियां किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती। इस बीच राजीव की 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो जो SGPC के चेयरमैन हैं जत्थेदार हरपाल सिंह हैं, और वो एकदम खुलकर समर्थन में आए राहुल गांधी के, हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रपौत्र जो है डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके ये कहा कि राहुल गांधी ने कोई इस तरह की बात कही नहीं और अगर आरक्षण को लेकर कुछ फैलाया जा रहा है तो ये गलत है। यानी कि जिन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ नफरत और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की, वो सारे पक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए। तो ये दूसरी बड़ी हार एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझी जा सकती है। बाकी कश्मीर की सरजमीन पे आप है, वहां का बेमरहल आप लोग बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा चूंकि बाजार का एरिया है और आवाज जो है बाजार की आती होगी इस चर्चा में आप लोगों तक, कहीं कुछ शायरन बजते हुए आप सुनते होंगे तो कहीं हॉर्न बजते हुए, ये सारी चीजें थोड़ा सा बाहर के की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें आती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी श्रीनगर के इस लाल चौक से हम इस ऐतिहासिक, हमारे लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम है प्रशांत जी, क्योंकि हम लोग सुबह से ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम लाल चौक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहता हूं हमारे साथी परवेज जी का कि इन्होंने पूरा जो यहाँ के लिए अनुमति ली और यहाँ पर हम लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति इन्होंने दिलवाई है, इसलिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आपके पास एक बार फिर से आऊं और फिर आते हैं हमारे साथी प्रशांत जी के पास भी। परवेज जी, यहाँ का सूरत हाल अब क्या है, और जबकि चुनाव की रंगत दिखाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप श्रीनगर से बाहर जाएंगे तो आपको चुनाव का माहौल दिखेगा। अंदर जो है, अंदर एक हम लोग यहाँ पे हैं, लाल चौक ऑलरेडी विधानसभा है और यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे। एक्चुअली सिक्योरिटी की रीजन से और यहाँ पर बहुत सारे जो मसले मसाइल है उसको एडमिट न करने की वजह से आपको अंदर ये चीजें नहीं दिख रही। आप श्रीनगर से बाहर जाइए, आपको बिल्कुल इस वक्त भी अच्छा माहौल मिलेगा बाहर। जैसे आप देखिए कांग्रेस, जैसे आप देखिए PDP, डल लेक के पास एक नारे लगाते हुए देखा था, वो तो इमरान शेख था, वो उसने एक नारा बजाया था, बीजेपी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। क्योंकि वो रह चुके हैं, म्यूनिसिपैलिटी के डिप्टी मेयर रह चुके हैं इमरान शेख। उसने कोई नया इलेक्शन स्टार्ट किया है अभी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसको पूरा पता चल गया कि है क्या चीज अंदर। इस खिसियानी बिल्ली जो खंबे नोचे, ये क्या मसला है, और उस मसले को देखकर वो मार्केट में आ गया। उसने बोल दिया ये कि बीजेपी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। बीजेपी का यार कौन? बीजेपी का यार यहाँ पर जो है, जैसे निर्दलीय है, निर्दलीय बहुत सारे इसके अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बीजेपी के खिलाफ ऑलमोस्ट किसी भी पार्टी को गए तो। और ये जो क्या माहौल है यहाँ पे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही शेर कश्मीर, बिल्कुल कोई ऐसा, जैसे पहले कांग्रेस का कोई भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर आया, जैसे इंदिरा गांधी जी आए, मरहूम इंदिरा गांधी जी आई थी, या आंजानी राजू जी आए थे, या अभी जो मनमोहन सिंह आए, बहुत एक उत्साह था लोगों में। पर आज आप देख लीजिए, पहले से जैसे पहले जब वो मिलिटेंसी होती थी 90s के, इसमें 40 जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आता तो लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। बिल्कुल सेम वही चीज कल जब मोदी जी यहाँ आए थे
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, जब यहाँ आए थे तो लोगों में एकदम एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा था कि किस तरह इस गुस्सा को निकाले। अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि वोट देने से बीजेपी को तकरीबन यहाँ कोई वोट मिलेगा नहीं और कोई सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों में कश्मीर रीजन में कह रहे हैं आप? कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक कुछ जैसे एक माँ का बेटा गुम हो जाता है, उसको एक दुख रहता है, वो किसी को कहने की वो बात भी नहीं कहते मेरा बेटा गुम हो गया, जब उसकी एकदम एक वो खत्म हो जाता है। आप 370 की बात कर रहे हैं? मैं 370 की बात कर रहा हूँ, ये हमसे छीना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है ये 300 क्या। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि कश्मीरी हैं और इंसान जो होता है वो पहले होता है, इंसानियत सबसे पहले आती है, उसके बाद उसका ओहदा बाद में आता है, और ये पत्रकार हैं वो बाद में, लेकिन कश्मीरी हैं और कश्मीरी होने के नाते ये कह रहे हैं कि माँ का जैसे एक बच्चा खो जाता है, छीन लिया जाता है, वैसे ही 370 छीनने के बाद की स्थिति है वो दिखाई भी देती है प्रशांत जी। लेकिन मैं आपके पास दूसरी खबर के साथ आऊंगा। खबर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं, और अमेरिका जाने से पहले दो खबरें आपने देखी होगी। एक खबर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ न्यूयॉर्क में बैनर पोस्टर्स लग गए हैं, और वो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के जरिए जरूर देखा होगा। दूसरी खबर जो है महत्वपूर्ण वो है कि वहां अमेरिकन जो कोर्ट है उसने एक समन जारी कर दिया है भारत के खिलाफ, और भारत के एनएसए अजीत डोभाल को लेकर के काफी चर्चा है। क्या है ये खबर और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, वो खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हत्या के प्रयास का मामला बहुत उलझ गया है, और वो अभी से नहीं चल रहा, उसको वक्त हो गया है। उसमें रॉ चीफ का नाम आया, सामंत गोयल का, उसमें अजीत डोभाल का नाम आया। इतना मामला गंभीर हुआ कि हमारे विदेश मंत्रालय को ये मानना पड़ा कि हम इसकी जांच करेंगे। तो ये इसको आप कारपेट के नीचे नहीं छिपा सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा मामला है। अब देखिए, अमेरिकन कोर्ट्स बहुत इंडिपेंडेंट है, हमारी कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई बार दिखता है, महसूस होता है कि वो सरकार के पक्ष में ज्यादा फैसले करती हैं, और अब तो तमाम लोग बोलने लगे, फिल्मी हस्तियां बोलने लगी इसको लेकर। लेकिन अमेरिका में या पश्चिम के देशों में सरकार का कुछ भी बस कोर्ट पे नहीं चलता है। कोर्ट ने अपनी मेरिट पे लिया है, और ये मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें कनाडा भी शामिल है। तो बहुत कुछ इसमें हो रहा है डिप्लोमेटिकली। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे अभी, क्योंकि मैं यात्रा में हूँ और मैं पूरी तरीके से अपडेट नहीं ले पाया कि मोदी साहब के साथ अजीत डोभाल गए हैं या नहीं गए हैं। नहीं, अभी वो कल जा रहे हैं, मोदी जी भी कल जा रहे हैं, आज नहीं गए हैं, लेकिन कल जा रहे हैं। यात्रा कल से शुरू हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो आप कह रहे हैं कि क्या अजीत डोभाल जाएंगे उनके साथ? उस डेलीगेशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर वो डेलीगेशन में शामिल होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कोई नया एक डिप्लोमेटिक बवाल खड़ा हो सकता है। दूसरी बात की देखिए, जब भी अमेरिका आप जाएंगे, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं या मोदी अमेरिका जाते हैं, तो दोनों का यात्राएं कंपेयर होती हैं। हम अपेक्षा करेंगे, हम लोग अपेक्षा कितने साल से कर रहे हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी वहाँ किसी थिंक टैंक में या किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और सवाल जवाब लेंगे, रैंडम सवाल जवाब, ये देखना होगा। आधिकारिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भारत का कोई प्रधानमंत्री होगा वो जाएगा। अमेरिका में भी चुनाव का माहौल है, और बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी अब की बार ट्रम्प सरकार वो करे। कल विदेश मंत्रालय से के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा गया कि क्या ट्रम्प से मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की राजनीति में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करे। वो एक गलती थी वहाँ मोदी साहब को उस प्रोग्राम में
ट्रंप को चुनाव के दौरान बुलाकर और चुनाव के दौरान जाकर और इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो ये पन्नू की हत्या को लेकर, पन्नू की हत्या के प्रयास को लेकर ये जो मामला चला है, ये बहुत ही गहरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस होने वाला है। बिल्कुल, एक गहरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस उसको हम देखेंगे आने वाले समय में, इसलिए क्योंकि पन्नू हत्याकांड और ये मामला जो है वो अमेरिका में गर्मा गया है। भारत को अमेरिकन कोर्ट ने समन भेजा है। इसके बाद भारत की क्या स्थिति रहती है, भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहते हैं, ये बहुत सारे सवाल होंगे। और इन सब सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं, तो ये सब आप देखेंगे आने वाले समय में। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर ट्रंप की मुलाकात होती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात, हालांकि जो बाइडेन और मोदी की मुलाकात होनी है इसलिए होनी है क्योंकि क्वाड की भी वहां बैठक है और द्विपक्षीय वहां पर मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच इधर जो कुछ हो रहा है इन सब पे भी चर्चा जरूरी है। एक बार फिर से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, अगर इन दोनों की राजनीति को देखा जाए तो क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी की जो राजनीति है वह जनोन्मुख है, जनता से जुड़ने की कोशिश है। जनता को यह बताने की कोशिश है कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके दुश्वारियां हैं, उसके समाधान का तरीका क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो तरीका है वो वही है पुराना, पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना, पूर्ववर्ती नेताओं की आलोचना, एक ध्रुवीकरण की राजनीति, जो गैर महत्व के मुद्दे हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश, जिनको लेकर के प्रधानमंत्री जी की आलोचनाएं होती है। जो देश के महत्वपूर्ण विषय है, मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। राहुल गांधी ने इस देश का कोई ऐसा विषय नहीं रहा है जिस पे मुखरता के साथ न बोला, चाहे उसका उनको राजनीतिक नुकसान हुआ हो चाहे फायदा हुआ। राहुल गांधी ने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी ने साफगोई के साथ अपनी कमियों को स्वीकार किया, अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकार किया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गलतियों के लिए माफी ही मांगी। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी की राजनीति इसके लिए कहीं तैयार नहीं होती, और ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति हो उससे गलतियां न होती हों। राहुल गांधी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कोई राजनीति नहीं करते, और बीजेपी की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हेडलाइंस मैनेजमेंट। आप कोई बात कहते हैं, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष का अंतर नहीं रह गया है। अब बीजेपी भी सत्तारूढ़ दल है। अगर बीजेपी यह कहती है, आश्वासन देती है कि हरियाणा में वह 500 रुपए के हिसाब से गैस का सिलेंडर देगी, तो लोग सवाल पूछेंगे कि बीजेपी शासित राज्य, किन राज्यों में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे वो। और ये भी पूछेंगे कि अगर 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये चुनाव के मौके पर क्यों याद आता है? अगर ये सरकार ये कहती है कि हरियाणा के हर राज्य में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, तो लोग पूछेंगे कि 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेज खोला आपने हरियाणा में? जी। तो अब ये स्थिति नहीं है ना कि आप केवल कांग्रेस की सरकार की आलोचना कर दीजिए कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने क्या किया था और राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था, इंदिरा गांधी की सरकारों ने क्या किया था। अब आपको ये बताना होता है कि आप अपने 10 साल की सरकारों ने, 10 साल के अवधि में आपने किया। राहुल गांधी का यह है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों के भी सपने दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे जिन राज्यों में उनकी सरकारें वो करते हुए दिख रहे हैं। अगर उनकी कहीं भी किसी से मुलाकात हुई, निरर्थक मुलाकात किसी से नहीं हुई, केवल फोटोस के लिए मुलाकात कभी नहीं हुई। अगर वो कर्नाटक के चुनाव में जिस समूह के लोगों के साथ मिले हैं, उन सभी समूहों के लिए कि जो उनकी प्रमुख समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपने नीति और कार्यक्रम और कानून बनाए। ये कभी नहीं हुआ कि मिलकर चुपचाप होकर चले गए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुंभ 2019 के कुंभ में कुछ दलित लोगों के, सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। उसके बाद क्या हुआ? अगर प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति किसी से मिल जाए, किसी समूह से मिले, उसके बाद भी उस समूह के जीवन में कोई परिवर्तन न हो तो क्या कर सकते हैं?
मूल सवाल यह है कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख मुद्दे हैं, आप उनके समाधान की बात कीजिए। आप भी प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में कह के गए कि हम राज्य की बहाली की जाएगी। अरे अब तक क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये भी तो आप बताएंगे। राज्य की बहाली करने की क्यों नहीं चुनाव कराया जा रहा है, क्या समस्याएं थी, और चुनाव होते ही कौन सी ऐसी चीजें बदल जाएंगे जिससे राज्य बहाल हो जाएगा। बांटा ही क्यों गया, और जब बंटवारा आपने किया, जो मुद्दे हटाए, उससे आपको फायदे क्या हुए, जिन बातों की आपने कही थी। लोग आज से पूछेंगे सवाल। राहुल गांधी का कहना है कि इमरजेंसी गलती थी, हमारी कांग्रेस की सरकार ने गलती किया था, हम माफी मांगते हैं। यह बात कहने में क्या दिक्कत होती है, आदमी से गलतियां होती है। प्रधानमंत्री जी भी कह सकते हैं कि राज्य का बंटवारा उचित नहीं था। आप राज्य का बंटवारा राज्यों को बांट देंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद की राजनीति भी करेंगे, कोई स्वीकार करेगा इसको? ये संभव नहीं होता। तो बेसिक चीज केवल यह है कि लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ना और उन समस्याओं के साथ जुड़ करके उनका समाधान तलाशने की कोशिश करना, बात करना। आप कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्य की बहाली प्रमुख मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन लोगों के दिमाग में भी है ना कि आखिर यह अब तक क्यों नहीं किया गया। ये तो हो जाना चाहिए था पहले से भी। तो दो राजनेताओं की सबसे बड़ा अंतर, प्रधानमंत्री जी लोगों के से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, स्वीकार करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे। राहुल गांधी सर्वत्र उपलब्ध है, कोई उनसे सवाल पूछ ले, जहां उपलब्ध है अपनी बात करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी अपनी कमियों के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेने के लिए तैयार है कि अगर कांग्रेस से कोई गलती हुई है तो वह गलती पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की थी, वो ये नहीं कहते। वो कहते कांग्रेस से गलती थी, कांग्रेस से गलती स्वीकार की। प्रधानमंत्री जी किसी चीज को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होते, वो उनको कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है जिसका सहारा ले। प्रधानमंत्री जी सुनील जी रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री तो उनके नाम से चिट्ठी लिखी जाती है, उसका जवाब किसी और से दिलवाते हैं, पार्टी अध्यक्ष से दिलवाते हैं। वो शायद भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही जब अगर मान लीजिए हम लोग ने, मैंने कहा ना पहले कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को चिट्ठी नहीं लिखी है कि जेपी नड्डा साहब उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को चिट्ठी लिखी जाए और पार्टी का अध्यक्ष उसका जवाब दे तो और गंभीर बात है, और उसको ये माना जाए कि आप अपने नेता को लेकर बहुत गंभीर है। लेकिन वो चिट्ठी लिखी गई है देश के प्रधानमंत्री को, तो देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, उनके कार्यालय को जवाब देना चाहिए। पार्टी को जवाब दे रही है। क्या सरकार और पार्टी का अंतर खत्म हो गया है? सरकार अलग चीज होती है, पार्टी का अलग चीज होती है। सरकार में रहने पे ढेर सारी चीजें सरकार के व्यक्ति को मिलती है, पार्टी को नहीं मिलती है। तो पार्टी के रूप में जेपी नड्डा साहब का इसलिए जवाब दे सकते हैं, यानी कि आप विषय की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह जो शैली है, यह भारतीय जनता पार्टी को अलोकप्रिय बनाती है, मेरा अपना मानना है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोगों के जो सवाल हैं, उन सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर किसी अगर देश के विपक्ष के नेता है ना राहुल गांधी, कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, विपक्ष का नेता देश का नेता होता है। अगर देश के एक विपक्ष के नेता के बारे में इस तरह से हिंसक बयान दिए जा रहे हैं तो उसका कांग्रेस कौन लेगा? और अगर आप नहीं लेंगे तो आप राजनीति ही तो कर रहे हैं, और इस तरह की राजनीति को कैसे आम आदमी कैसे स्वीकार कर सकता है? कैसे संभव है ये? तो जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे भागने या उनसे ध्यान हटाने की जो कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की यह राजनीति करने की शैली उसको 10 साल में इतना लोकप्रिय बना दी। और जिस पार्टी से, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस मजबूरी हो गई। कांग्रेस के बिना अपना काम नहीं चल रहा, लोगों ने स्वीकार कर लिया। जिस कांग्रेस को लोगों ने 2014 के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हराया था, खारिज कर दिया था एकदम, उसी कांग्रेस को लोग अपने साथ वापस लाना चाहते हैं। यह स्थितियां क्यों बन गई? केवल इसलिए बन गई कि कांग्रेस ने लोगों के मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश की। अगर जम्मू कश्मीर में लोगों की दुश्वारियां हैं, अगर वहां सालों साल महीनों इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, तो लोग किस तरीके से परेशान होते हैं,
उन विषयों को लेकर के कांग्रेस गंभीर है, बीजेपी बात ही नहीं करती। बीजेपी चुनाव कैसे जीते जाएं उसकी बात करने लगती है। आप एक राज्य का बंटवारा करेंगे, उस बंटवारे के बाद घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो सीटों का बंटवारा होगा परिसीमन के नाम पर, तो जहां कम जनसंख्या रह रही है वहां सीट बढ़ा देंगे क्योंकि वहां आपका प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां सीट घटा देंगे क्योंकि वहां आपको जीतने की संभावना नजर नहीं आती। इस तरह की राजनीति से आप जनता से जुड़ नहीं सकते। जनता से आप तभी जुड़ सकते हैं, जनता का विश्वास आप तभी हासिल कर सकते हैं जब जनता के लिए आप काम करते हुए दिखाई पड़े। अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने दलगत स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी संगठन के लिए अगर आप करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आप जन सामान्य में लोकप्रिय नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने जन सामान्य में लोकप्रिय होने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने आम लोगों में अपने स्वीकृति बढ़ाने की कोशिश की है, और यही है कि वो हरियाणा में धान रोपती हुई महिलाओं से भी मिल लेते हैं और उत्तर प्रदेश में जूते की पॉलिश कर रहा है एक मोची भाई के पास ही बैठ करके अपनी बात कर लेते हैं, और जिससे मिलते हैं उसे निरर्थक नहीं मिलते। अभी एक यही अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में उन्होंने उस बार्बर से उनकी मुलाकात हुई थी, उससे ही मिल करके आए तो उन्होंने उसको कुछ ना कुछ उपहार दे गए जिससे उसका व्यापार बढ़ जाए। तो ये सवाल होता है कि आप किसी से मिले, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी प्रभावित कर सकते हैं, अकेले व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकते हैं, एक समूह को भी प्रभावित कर सकते हैं। और यह चीजें आपके राजनीति में, आपकी कार्यशैली में दिखनी चाहिए। जब ये दिखेगी तो लोगों का विश्वास स्वतः आपके प्रति बढ़ेगा। दलगत राजनीति करने के साथ साथ आप अपनी लोकप्रियता बहुत समय तक बनाए नहीं रह सकते। संभव है कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी के समर्थकों में आपकी लोकप्रियता बनी रहे, आम लोगों में लोकप्रियता बनी रहेगी, इसमें संदेह होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, और यहाँ से राजनीति समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जरा सीधे जल्दी से आना चाहता हूँ धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं जब आप महाराष्ट्र में हैं, क्या वहाँ भी जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात होती है क्या, और कैसे देखते हैं लोग, महाराष्ट्र के लोग, जम्मू कश्मीर के चुनाव को? स्टेट हुड जो खत्म किया गया, यूटी बनाया गया, उसको लेकर के हर प्रबुद्ध वर्ग मतलब जो कम से कम समझता है राजनीति को थोड़ी बहुत, उसको बड़ी आपत्ति है कि आप जो है जम्मू कश्मीर को आपने यूटी किस हैसियत से बना दिया, क्यों बना दिया, वहाँ के नागरिकों का क्या दोष है। और उसके बाद 370 हटाने के बाद जो वहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहता है यहाँ मराठीवाद को लेकर कि यहाँ पे कितने आंदोलन हुए। अभी तो 90 के बाद हालांकि काफी कम हो गया, लेकिन उसके पहले होता था। अभी भी कई लोग उभर के आ जाते हैं कि मराठी लोगों को यहाँ रोजगार मिले और तमाम चीजें हो। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग बहुत भर गए हैं, ये सारी बातें होती रहती। हर प्रदेश को लगता है, झारखंड में भी देखिए चल रहा है कि वो डोमिसाइल की बात की जा रही है। बिहार में जब टीचर की नौकरी दी जा रही थी तब डोमिसाइल की बात की जा रही थी, हालांकि नीतीश कुमार ने माना नहीं। तो वहाँ जो हो रहा है कश्मीर को लेकर के यहाँ परेशानी है, और परेशानी इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा है कि हिंदू मुसलमान जो है जो कर रहे हैं। आपके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं। जब देखिए हिंदू मुसलमान, जब देखिए हिंदू मुसलमान। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं आप, तो बाला साहब ठाकरे जो है एक मजबूत व्यक्ति थे। बीजेपी जब नरेंद्र मोदी भी जब आए थे तो बाला साहब ठाकरे ने आशीर्वाद दिया था, तब यहाँ आए थे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था इस बात को। ये बड़ा फेमस किस्सा है कि कैसे वाजपेयी जी हटाना चाहते थे, अडवाणी जी आए बाला साहब ठाकरे के पास, अब उन्होंने कहा कि नहीं रहने दीजिए इसको, कड़वा हिंदू है। कड़वा हिंदू ने क्या किया, उनका घर ही फोड़ दिया, उनका घर तोड़ दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है, और लोकसभा चुनाव में जो दिखाई पड़ा आपको। और कांग्रेस को लेकर के देखिए, ये भी जो आरक्षण को लेकर के जो नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया, राहुल गांधी ने वैसा बोल दिया, महाराष्ट्र के लोग उसको खराब मानते हैं। अभी जो अम्बेडकर साहब हैं, उनके प्रपोत ने क्या कहा, यही ने कहा कि भाई आप जो एजेंडा चला रहे हैं वो एजेंडा हम नहीं चलाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो आरक्षण के खिलाफ जाता है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के झूठ, गणपति को लेकर के बोले या आरक्षण को लेकर के बोले, वो सब दिखाई पड़ रहा है सबको। और वही चीजें हर जगह बोलते हैं
देशभक्ति की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बाकी कोई एजेंडा आपके पास नहीं। तो यहाँ के लोग भी जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है उससे परेशान हैं और उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा और एलजी को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं वो शायद खत्म हो। बाकी 370 को लेकर के सबको पता है कि 370 जो है वापस करना रीजनल पार्टियों के बूते की बात नहीं है। जब तक संसद नहीं चाहेगी 370 कैसे हटेगा, और 370 का जो होना है वो हो गया। अब आगे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कैसे आए, पहले वहां पे राज्य सरकार कैसे। जी जी तो स्टेटहुड कैसे आए, राज्य सरकार की बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ देखते हैं और इसका रिफ्लेक्शन कैसा है पूरे देश में, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना जरूरी है। जब हम जम्मू कश्मीर में और उसमें भी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मौजूद हैं इस वक्त और श्रीनगर के उस ऐतिहासिक लाल चौक पर मौजूद हैं, तो ये बहुत सारे सवाल तो आ ही जाते हैं कि आखिर यहाँ के बारे में लोग बाहर क्या कुछ देखते हैं। जरा पहले आना चाहता हूँ प्रशांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है अगर हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात अभी आप सुन रहे थे और दूसरे राज्यों की बात करें, ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, कश्मीर के बारे में देश भर में चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का मुद्दा बाकी देश में बनाती है, लेकिन कश्मीर में आकर स्टेटहुड का वादा नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो नहीं किया, रैलियों में शायद कर दे। तो कश्मीर का चुनाव 370 तमाम सारे मुद्दे हैं जो परवेज साहब बता रहे हैं, लेकिन 370 और स्टेटहुड के इर्द गिर्द ही होगा। तो जो 8 तारीख को हम देखेंगे वो एक्सप्रेशन होगा। दूसरा कि यहाँ पे दूसरे और मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है युवाओं में, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुद्दे हैं, मानवाधिकार के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन स्टेटहुड का मुद्दा इमोशनल मुद्दा है। 370 एक इमोशनल मुद्दा है और उसके बारे में कश्मीरी ने अभी तक अपनी राय नहीं दी, कश्मीरी व्यक्तियों ने। ये 8 तारीख को हम देखेंगे कि कश्मीर के लोग 370 पे क्या कहने जा रहे हैं। ये बहुत रोचक होगा, इम्पोर्टेंट होगा देश के लिए देखने, क्योंकि कश्मीर देश का हिस्सा है और एक राज्य उसके बारे में फैसला हो गया उससे बगैर पूछे, उसकी असेंबली से बगैर पूछे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसानों के लिए बिल ले आए बिना किसानों के से बात किए। आप वो यूट्यूब और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने जा रहे थे बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए। तो बगैर वहाँ के लोगों से बात किए हुए अगर आप कुछ करते हैं तो जब उनका मौका आएगा तो वो जवाब देंगे। तो अभी कश्मीरियों का मौका है कि वो जवाब देंगे। बिल्कुल, अभी कश्मीरियों का मौका है और मौका क्या है? चुनाव का, वोट देने का। वोट दीजिए जाकर। अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में वोटिंग है, पोलिंग है, तो उस दिन जाइए, पोलिंग बूथ तक जाइए, आप वोट दे के आइए, अपने मतों का प्रयोग कीजिए और अपनी सरकार चुनिए। और इसके साथ साथ है जो जमहूरियत की बात होती है कश्मीर में, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात जो होती आई है, उस जमहूरियत में आप आगे बढ़िए, यानी उसको यहाँ स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़िए। आज एक चर्चा और भी हम लोग जब दिन में लोगों से बात कर रहे थे तो आप भी बता रहे थे और कुछ युवाओं ने बताया, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई बीकॉम है, कोई डॉक्टर की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए है, लेकिन यहाँ रेहड़ी पटरी पर देख रहा हूँ कोई सिम कार्ड बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। क्या है, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पे? राजू जी, मैं आपको आपके सामने मिसाल पड़ी हुई है। मैं 96 का MBA हूँ फ्रॉम इंदौर यूनिवर्सिटी, DAVV इंदौर। उस दिन हमारे माथे पे ये लिखा हुआ था, ये कश्मीरी है और ये मिलिटेंट है। हमें कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। हाँ, अगर किसी को जॉब मिल रहा था उसको अपने हेड को बो करना था, वो मुझसे नहीं हो सका कि अपनी पढ़ाई के बावजूद भी आपने अपने हाथ जोड़ने, यार हमें कुछ दे दो। हमने गरीबी बर्दाश्त की है, हमने
परेशानियां बर्दाश्त किया, मगर किसी के सामने हमने घुटने नहीं टीके हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, मैं तो एक छोटा मोटा इंसान हूँ। आप यहाँ देखिए, यहाँ अभी 5-6 दिन पहले एक रेड़े वाला, वो PhD है, MA इकोनॉमिक्स है, कुछ और भी MA किया हुआ। उसके बाद और मुझे शर्म आई उस टाइम अपने आप को कि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, कि ये हमारे कश्मीर की हालत है। यहाँ पर आपको 100 लोग देखेंगे जो चन्ने बेच रहे हैं, जो जलगोजा बेच रहे हैं रेडियो पर, और उनकी क्वालिफिकेशन पूछो, MA BEd। आपने खुद ही है कि जो सिम कार्ड बेच रहा था, उसको बोला आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसने बोला मैं ग्रेजुएट हूँ। आप बताया बगल वाला M.Tech है, बगल वाला M.Tech है। मुझे कम से कम बताओ कि कितना दर्द छुपाएंगे, कार्ड बेच रहा था। कितना दर्द छुपाएंगे हम कश्मीरी लोग, हमारे नौजवान कितना दर्द। ये इस ड्रग्स की तरफ माइल नहीं होगा तो क्या करेगा बेचारा। इसकी माँ बीमार है, इसका बाप बीमार है, भाई जेल। मेरी बात, अभी 2 साल पहले मेरे भाई को घर से उठाया, 8 साल जेल होके आया है, 20 साल घर में रहा आराम से। रात को सुबह कोर्ट में जाना था, तारीख देने गया तो DSP ने बोला नहीं, आपको बांडीपुरा जाना है। बांडीपुरा गया, वहां उसको उस पर न जाने क्या क्या चार्ज लगा दिए, और 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब जाएंगे हम कोर्ट, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अभी जमानत नहीं हो रही है 1.5 साल से। 5-6 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया उस पर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे लोग लाखों पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, जो जिनका दर्द है पर नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये दर्द, मुझे पता है, चलो कल क्या हो जाए मेरे साथ कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई छूट जाए तो अच्छी बात है। यहाँ दर्द है लोगों में, यही दर्द, इस दर्द को राहुल जी ने जांच लिया है कि क्या प्रॉब्लम है। उसने सबसे पहले यहाँ स्टेटहुड जो आपका 370 उसको हम वापस कर देंगे। वो एक मरहम है कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरियों के लिए। और उसके बावजूद जो हम यहाँ भुगत रहे हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को ये नहीं कहना चाहिए ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि उसके लिए कर ही नहीं रहे कुछ। आप वहां दिल्ली में जाकर बोलते हैं कि ये क्राउन ऑफ द कंट्री इट इज कश्मीर। अरे क्राउन को देख लो यार, इसमें कितना जंग लगा हुआ है। इसके वो छोटे वो हीरे थे, वो किधर चले गए। यहाँ रोज 2, 3, 5, 10 रैप केसेस होते थे। यहाँ पर वो नीलोफर और इसका आशिया केस हो गया, क्या किया उसका। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं लोगों में, यहाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, और परेशानी है कश्मीर में, और आम लोगों की व्यथा बता रहे हैं। हम लोगों ने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की, कई लोग तो कैमरे पे आके बात नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर प्रशांत जी हम लोगों ने ये झेली, और हम लोगों को यहाँ के लोगों ने भी बताया, यहाँ के पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने भी यही कहा कि आप आम लोगों से बात मत कीजिए। ये एक उस समय भी हम लोगों ने जब चर्चा की तो वही कि आम लोगों से आप यहाँ बात नहीं करेंगे। एक तो ये, और एक डर है, और दूसरी चीज जो है जो बता रहे हैं यहाँ परवेज की, यहाँ के लोगों में एक अंदर बैठा हुआ जो डर के साथ साथ जो दुख और गुस्सा, ये दोनों का जो मिश्रण है ये बहुत ज्यादा है। और क्या ये इस चुनाव में वो दिखेगा? कई बार कश्मीर में चुनाव हुए, लेकिन अब 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या कश्मीर में इस चुनाव में ये दिखेगा? एक बार जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, जरा इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो बात यहाँ परवेज जी कर रहे हैं इस पर छोटी सी एक प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, जब कश्मीर को लेके यहाँ कश्मीर के बाहर जब बातें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे में नैरेटिव सेट किए हैं, उन नैरेटिव पे बाकी देश भी उसी तरीके से कुछ सोचने लग जाता है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो दर्द कश्मीरियों का है वो जाहिर सी बात है कि वो कश्मीरी ही उसको समझ सकते हैं, और वो दर्द है। मुझे लगता है कि चुनाव में वो दर्द निकल कर आएगा, और ये कश्मीर जरूर बताएगा। एक तो देखिए राजीव जी, जो अभी प्रथम चरण का मतदान हुआ है उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, और जितना जबरदस्त मतदान हुआ, उससे साफ समझा जा सकता है कि कश्मीरी आवाम जो है उसकी भारत के लोकतंत्र संविधान में आस्था है, ये तो साबित कर दिया उसने। अब उसका गुस्सा किस तरीके से निकल कर आता है, ये देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से वहां के लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं, और केंद्र सरकार जो है उसको क्या देते हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने स्टेटहुड बहाल करने का वायदा किया है। हालांकि सब ये जानते हैं कि जब तक कि केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तब तक स्टेटहुड बहाल नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन भी केंद्र में सरकार बनेगी उस दिन स्टेटहुड बहाल होगा, ये राहुल गांधी का वादा, लोगों को
सबको यही भरोसा मुझे लगता है राहुल गांधी के ऊपर है कि राहुल गांधी ने जब तक जो वादे किए हैं और उनको जब भी मौका मिला है, जहां भी उनकी सरकार ने उसको लागू उन्होंने किया है, तो कश्मीर से भी जो वादा किया है, तो जब भी उनको मौका मिलेगा वो कश्मीर से किया हुआ वादा भी अपना पूरा करेंगे। जी सुनील जी, आपसे भी एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। जो बातें कश्मीर के को लेके होती रही हैं, जो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में या दूसरे हिस्सों में बात होती है कश्मीर को लेकर, और अब चूंकि चुनाव है, जो बात यहाँ परवेज कह रहे हैं ये आम जनों की बात है। आप जानते हैं, आप इतनी बार कश्मीर आ चुके हैं, आपसे बेहतर और कौन समझेगा। जरा अब एक लंबे अंतराल के बाद 370 के कुछ हिस्सों को हटा देने के बाद और इस राज्य को यूनियन टेरिटरी बना देने के बाद, इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट देने के बाद अब क्या कुछ नजरिया आपका है, इस पर थोड़ा सा आपसे चाहूंगा कि अपनी बात रखें। नहीं, पिछले दिनों राजीव जी मैं जम्मू में था और सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक राज्य के बंटवारे को लेकर के असंतुष्ट है, राज्य का दर्जा समाप्त करने हो जाने को लेकर के असंतुष्ट है। जो 370 की बात कही जा रही है, 370 से क्या नुकसान था ये तो सरकार बताएगी, क्या उसको हटाने से क्या उनको फायदा हो गया। लेकिन एक जो बॉन्डिंग लोग महसूस करते थे सरकार के साथ, अपने राज्य के साथ, ये बॉन्डिंग का एक सवाल है कि आपको एक जब जम्मू कश्मीर राज्य भारत में मिला तो एक पूरा का पूरा राज्य था वो, जिसने भारत गणराज्य को में शामिल होना स्वीकार किया, और भारत की सरकार ने अपने संविधान के तहत उसे दर्जा दिया और विशेष दर्जा दिया। तो लोगों को लगता था कि हमारी एक अलग पहचान है और वह पहचान खत्म की जा रही है। सवाल है कि जिस तरह के प्रतिबंध 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर में थे, वो किस राज्य में इस तरह के क्या अरुणाचल प्रदेश में लोग इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो आप घुस नहीं सकते हैं बिना परमिट के, आपको जाने के लिए वहां एक परमिट चाहिए, जब जो प्रवेश द्वार है वहां पर, तो उसको हटा देंगे आप। वहां के छात्रों ने, युवाओं ने कितना लंबा आंदोलन चलाया है कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए जो दरवाजा होना चाहिए वहां पहले जांच की जाएगी इनके पास परमिट है कि नहीं है। हवाई अड्डे की स्थिति बनी रही, क्या मिजोरम में, मेघालय में स्थितियां नहीं है, दार्जिलिंग में स्थिति नहीं है। दार्जिलिंग में जाकर कोई दुकान खरीद लेगा, मकान खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा। शिमला में स्थिति नहीं है। सवाल है कि आप हर चीज का एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। 370 उस दशा में रह ही नहीं गया था जिस दशा में, जिन स्थितियों में और जिन शर्तों के साथ वो लागू हुआ था। तमाम तरह के संशोधन कर दिए थे सरकार ने, आते आते इतने संशोधन हो गए थे केवल नाम मात्र का रह गया था। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज किसी राज्य के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो स्वतः खत्म कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से राय तो लीजिए, वो क्या चाहते हैं। आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि 370 रहने से आपको कितना नुकसान है, इसको खत्म कर देंगे तो आपको कितने फायदे हैं। बिना आवाम को विश्वास में लिए इस तरह का निर्णय लोगों को उत्तेजित करता है। उसको ये लगता है कि मेरी एक पहचान मुझसे छीनी जा रही है। बिल्कुल, हर राज्य का नागरिक अपने राज्य के साथ एक लगाव महसूस करता है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं उत्तर प्रदेश के साथ लगाव महसूस करता हूं। अगर उत्तर प्रदेश को एक दर्जा मिला हुआ है, एक स्थिति मिली हुई है, इसका बंटवारा कोई करने लगे तो हमको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो स्थिति यह बनी है कि इस राज्य का दर्जा खत्म होने, 370 को समाप्त किए जाने, चुनाव न किए जाने, और जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनको लंबे समय तक लंबित रखने, 10 साल तक चुनाव को बाधित रखने, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिससे लोगों के मन में नाराजगी दिखी, साफ दिखी। और उसके लिए लोग मानते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। दूसरी चीज कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने से लोगों के जीवन में कोई तब्दीली आई होती, एक गुड गवर्नेंस मिला होता, तब भी लोग इन चीजों को भूलने का प्रयास करते। ठीक, एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा था लेकिन आम आदमी को प्रभावित नहीं करता। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुकूमत आने से जो स्थानीयता थी जम्मू कश्मीर की, वो प्रभावित हुई। बाहर के तमाम लोगों को ले जाकर के वहां भर दिया गया। जिस राज्य में 370 लागू नहीं है वहां भी नाराजगी होती है। अभी धनंजय जी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, कितने आंदोलन हुए। तो इन स्थितियों से तो बचा जा सकता है। तो जब आपने नई गवर्नेंस आप लाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का आपने शासन लाया, तब भी लोगों में यह भावना भरने में आप विफल रहे हैं कि आप एक बेहतर प्रशासन या बेहतर शासन लाने की स्थिति तैयारी में हैं। और यह जो राजनीतिक या प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं वो जनहित में, जब लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया।
तो राज्य का दर्जा समाप्त हो जाने, चुनी हुई सरकार को खत्म कर देने, चुनी हुई सरकार को बनाने के लिए तत्काल कोई प्रयास नहीं करने, परिसीमन के नाम पर क्षेत्रों का एक अलग तरीके से विभाजन करने, स्थानीय प्रशासन का भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे लोग उत्तेजित हैं और सरकार के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो जनता के हित में लिए गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होना अभी बाकी है और बहुत कुछ ग्राउंड से हम आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं और आने वाले समय में आप तक हम बहुत कुछ पहुंचाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे देश की सियासत के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कांग्रेस और एनसी गठबंधन कितना मजबूती के साथ यहाँ पर धरातल पर है, ये भी जानना और कुछ बड़े नेताओं से बातचीत भी आप तक पहुंचाना, ये सब कुछ करने के लिए हम यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं और श्रीनगर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और इसमें लाल चौक से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा जल्दी से धनंजय जी आपसे भी, जम्मू कश्मीर की बात हो या राहुल गांधी की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, सियासत के इर्द गिर्द ही बात होती है और उसमें महाराष्ट्र बिल्कुल हॉट केक है। महाराष्ट्र पे बहुत चर्चा अभी तो आपसे होना बाकी है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर। कि मुझे लगता है कि जो बार बार प्रशांत भाई कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि 370 जो है बहुत इम्पोर्टेंट और जज्बाती मुद्दा है। जज्बाती मुद्दा इसलिए है कि जम्मू कश्मीर उनका स्टेट है, वहाँ के रहने वाले हैं। जिससे मैं बिहार में रहता हूँ या महाराष्ट्र में रहता हूँ तो यहाँ मेरा है इंटरेस्ट, तो वो उसको आप उनकी मर्जी के बिना आप हटा दोगे। आप कहते हो लोकतंत्र है और आप कह रहे हो कि देश के लिए सोच रहे हो, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग देश के लोग नहीं है? क्या भारत के नागरिक नहीं है वो? आप ये समझते हो कि जम्मू कश्मीर अभी अलग स्टेट है? तो ये जो है वो पीड़ा है उनकी और ये पीड़ा लाजमी है। हमारे बिहार स्टेट को या महाराष्ट्र को कोई अगर यूटी बना दे तो मैं भी उस सरकार से चिढ़ूंगा कि भाई आप हमारे अधिकार क्यों छीन रहे हो? ऐसे तो आप कुछ देते नहीं हो, आप टैक्स वसूलते हो, टैक्स वसूलने के बाद देते क्या? नफरत देते हो। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ को दूर कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आदमी जो है कैसे जिए ये सवाल खड़ा हो गया है। बेरोजगारी की बात जो कर रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर के साथी, वो सबसे बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर के लिए भी और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के लिए। आप पूछिए जम्मू कश्मीर में कितने लोग बिहारी गए होंगे, बिहारी मजदूर कितने वहाँ काम करते हैं, रेहड़ी पटरी वाले कितने लोग वहाँ पे हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैंने सुना है वो ये सुना है कि वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोगों के साथ आप सांप्रदायिक खेल खेल रहे हो, आप उनके साथ जो है दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हो। ये कहीं से कोई भी व्यक्ति जो है उसको अच्छा नहीं कहेगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के दिन बदलेंगे फिर से, और जो स्वर्ग कहा जाता था जम्मू कश्मीर को, वो वापस स्वर्ग कहाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। स्वर्ग कहा जाता था और स्वर्ग प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो कश्मीर आज भी वही है, स्वर्ग है। लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और उनका जो जीवन स्तर है वो उसी स्वर्ग के हिसाब से हो तो बात ही कुछ और है। और एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा प्रशांत जी। देखिए राजीव जी, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर थी आज से 10 साल पहले। चाहे वो फार्मर इनकम का मामला हो, चाहे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का मामला हो, वो पंजाब हरियाणा से बहुत पीछे नहीं थे और तमाम राज्यों से बहुत आगे थे वो। लेकिन 10 साल में जो डेमोक्रेसी यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहा और उसने जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, आतंकवाद था यहाँ पे और आतंकवाद एक चुनौती था, लेकिन उस आतंकवाद के रहते हुए भी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बहुत प्रभावित नहीं हुई थी। वो चल रहा था, किसानों का काम चल रहा था, उनकी पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक थी। लोकतंत्र की बहाली जो है जम्मू कश्मीर में, वो जब 8 तारीख के बाद होगा तब जम्मू कश्मीर में एक नया चैप्टर जो है वो शुरुआत होगी। जी, 8 तारीख को बाद जब यहाँ लोकतंत्र की बहाली होगी, यानी नई सरकार चुनी जाएगी, संसद विधानसभा में एक पहले जैसा होता था 2014 से 2019 कह लें,
उसके बाद से भंग कर दिया गया यहाँ की विधानसभा को। तब तक जो कुछ होता था वो देखने को मिले और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ऐसी उम्मीद यहाँ के लोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जमहूरियत बहाल हो, लोकतंत्र बहाल हो और उस हिसाब से यहाँ काम काज आगे बढ़े, इसी की उम्मीद यहाँ की जनता कर भी रही है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। इस चर्चा को यहीं विराम दूं, उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे दोनों साथी यहाँ जो मौजूद हैं, प्रशांत टंडन जी और परवेज ऋषि जी, और साथ में हमारे 3 साथी सुनील शुक्ला जी, धनंजय कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम को सीधे श्रीनगर के इस लाल चौक से देख रहे थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बाहर रहने के कारण आप लोगों के कमेंट न पढ़ पाता हूं, न उसका जवाब दे पाता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जुड़ते हैं और आप लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में देखते हैं, बाद में जुड़ते हैं। और आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। बाजार और आसपास, आगे पीछे, बाएं दाएं सड़कें हैं और अब तो हालांकि बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, लेकिन फिर भी पीछे लाल चौक की लाइट जो है वो जगमगा रही है और उसके साथ साथ दुकानें बंद हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियां दिख रही हैं। आवाज भी, शोर भी अब धीरे धीरे कम होता हुआ आपको सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन इन सब के बीच 7 बजे जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे तब से लेकर लगातार आपके शोर के बीच इस कार्यक्रम को हमने पहुंचाया है और ये सिलसिला जब तक हम इधर हैं तब तक जारी रहेगा। थोड़ा सा इस शोर, हल्ला गुल्ला, इन सब से थोड़ा आप जूझिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आप तक पहुंचाने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव, हरियाणा का चुनाव तो एक इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ यहाँ का चुनाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम यहाँ खुद मौजूद हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। अभी मुझको और हमारे तमाम साथियों को इजाजत दीजिए और अब कल कुछ और लेकर हम आएंगे कहीं और से। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।